इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अमल को एसिड बोलते हैं, भस्म को हम बेस बोलते हैं, लवण को हम साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। दैट इज एसिड, ये क्या है एसिड, और ये क्या है बेस, और ये क्या है सॉल्ट, ये क्या है सॉल्ट। इसमें एसिड क्या होता है, जनरली एसिड होता क्या है, ये है तीनों तरल पदार्थ है, मान लो द्रव है ये, लेकिन इनमें इसको अमल कैसे पता चलेगा ये अमल है, कैसे पता चलेगा ये भस्म है, और कैसे पता चलेगा ये साल्ट है। इसमें सबसे बढ़िया क्या रहता है कि जो अमल होता है ये एकदम से रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्शन बड़ी हाई एक्सप्लोसिव होती है अगर आपका अमल जो है वो हायर पीएच वैल्यू का है। तो इसमें एक स्केल होती है जिसका नाम है पीएच। क्या है पीएच? पीएच एक स्केल है जिसके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि ये एसिड है कि बेस है। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले तो वो है एसिड की। ये कहता है कि हाइड्रोजन जिसमें H पॉजिटिव आयन, जो भी यौगिक अमल वे यौगिक है जो यौगिक H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमल। क्या बोलते हैं? अमल। हम उन्हें एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होते कैसे हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कहते हैं खट्टे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमल। क्या बोलते हैं? अमल, एसिड। अमल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। अमल का जली, जब अमल को जल में मिलाया जाता है तो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। नीले को क्या कर देगा? लाल। नीले को लाल ये कर देगा। तो ये था अमल के बारे में। और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है? लेस देन 7, लेस देन 7। वो आगे हम बताएंगे आपको कि पीएच वैल्यू होती क्या है। अगर हम यहीं पे उसके बारे में बताएं आपको तो आप देखेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे पता चलेगा हमें कि अमल क्या है, एसिड क्या है। एक बार अगर आप इसे कर लेंगे तो एसिड की अगर बात करेगा तो हम इसे स्केल से लेते हैं पीएच। क्या लेते हैं? पीएच। दोस्तों याद रखना ये 0 से शुरू होता है, 0, ठीक है, 0 या सॉरी 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये आ गया क्या आ गया, ये 8, 9, 10 और 11, ऐसे चलता चलेगा। ये यहां से शुरू होता है। अगर आपकी पीएच वैल्यू जो है ये अगर 7 से छोटी है, यानी पीएच जो है, पीएच वैल्यू जो है वो जो है लेस देन, यानी कि वो इससे छोटी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये लेस देन 7 है एसिड, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। हम इसे बोलते हैं अमल। क्या बोलते हैं? अमल। अमल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे कहते हैं एसिड। क्या होते हैं? एसिड। और ये क्या आयन देते हैं? ज्यादातर ये देते हैं H पॉजिटिव आयन। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। आपको खाली सिर्फ यही याद रखना, क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। इसके अगर आगे हम चले तो कुछ चीजें जो यहाँ पे हैं इस केस में, जैसे हम बात करें कि पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है ज्यादातर, यानी कि अगर बात करें हम पानी का पीएच तो पानी जो है H2O, पानी का पीएच सॉरी H2O, पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। ना ये एसिड होता है ना ये बेस होता है। ही तो पानी के पास एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बेस की तरफ भी जा सकता है, एसिड की तरफ भी जा सकता है। इसकी वैल्यू जो 7 क्या होती है? लगभग 7। और रक्त की वैल्यू कितनी होती है? 7.4। 7.4। जो रक्त है आपके शरीर में उसकी वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4। यानी 7.4 अगर है, अगर उस लिक्विड की वैल्यू, तो उसे हम बोलेंगे रक्त। क्या बोलेंगे? रक्त। ये रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? 7.4। इसका मतलब क्या है? वो क्षार। क्या है? क्षार। भस्म भी हम उसे बोल देते हैं, क्षार भी हम उसे बोल देते हैं। अगर इसी केस में यहाँ पे अगर देखें, अगर हम बात करें और बेस, बेस मतलब आपका भस्म, किसके बारे में? भस्म। जो आपकी भस्म है इसे हम क्षार भी कह देते हैं। और इस केस में ये जो है आपका पीएच वैल्यू है वो क्या चाहिए? लेस देन 7, लेस देन 7। यानी 8, 9, 10, 11 ये जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी क्या है? ये है ग्रेटर देन भस्म। ये क्या है? भस्म। यानी हम इसे बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। ये कड़वे कसैले ऐसे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक और बात है कि सबसे ज्यादा पहले अगर बात करें तो अमल की, हमने अमल के ऊपर ही हम पढ़ रहे थे, हम वापिस अगर अमल पे चले थोड़ा सा पहले तो हाँ आप देखेंगे यहाँ पे अमल जो है
वो नीले को क्या करता है? लाल। कुछ प्राकृतिक अम्ल, अब बात करें प्राकृतिक अम्ल। सिरके का प्राकृतिक नाम क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिडिक एसिड। संतरे का सिट्रिक एसिड। इमली का कार्बोनिक एसिड। टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है? दही का लैक्टिक एसिड। नींबू का चींटी का नेटल का मधुमक्खी का फॉर्मिक क्या होता है? फॉर्मिक। ये सारे के सारे कौन से हैं? नेचुरल एसिड। क्या है? यानी ये है प्राकृतिक अम्ल। क्या है? प्राकृतिक अम्ल। आपको खाली इसके मुख्य नाम याद रखने हैं। सिरका पेपर में आ चुका है, दही आ चुका है, उसके बाद टमाटर आ चुका है, चींटी का डंक आ चुका है जिसे बोलते हैं मैथेनाइक अम्ल। क्या बोलते हैं? आगे है दोस्तों उससे अमलराज। क्या है? अमलराज। अमलराज को करने से पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो अमलों का जो राजा है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका केवल अमलों का, यानी ये किंग ऑफ एसिड जो है, दैट इज किंग ऑफ एसिड। हम किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड SO4 H2SO4। इसका फार्मूला केवल पेपर में आ चुका है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं अम्लों का राजा। अमलराज का मतलब है जो अम्लों का राज, यानी कि 3:1 में सांधरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और प्लस H2NO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये जो है आपके पास यहाँ पे बनता है नाइट्रिक अम्ल और साथ में बनता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक। इनको जब 3:1 में मिलाया जाता है तो बनता है अमलराज। क्या बनता है? अमलराज। सीधा आपने याद रखना है अमलराज में कौन से पड़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक HCl और साथ में नाइट्रिक अम्ल, दोनों याद रखना आपने। ठीक है, इनका अनुपात बनता है जिससे हम बनता है अमलराज। क्या बनता है? अमलराज। आगे दोस्तों भस्म, जिसकी हम बात कर रहे थे वहां भी हमने पढ़ा। भस्म ऐसा यौगिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। लॉरी के सिद्धांत के अनुसार ये यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने का यानी कि इसका जो बेस होता है वहां पे हमने बात की, यहाँ पे OH नेगेटिव। अगर साइंस में बात करें OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव जो भी यौगिक OH नेगेटिव देता है उसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और उसे हम क्षार भी बोल देते हैं और भस्म भी हम उसे बोलते हैं। भस्म दो तरह के होते हैं, एक पानी में विलय हो जाते हैं और एक पानी में विलय नहीं होते हैं। तो सीधा आपने याद ना क्षार क्या होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद है लवण। लवण का आप सीधा याद करें, लवण का मतलब सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। जो सॉल्ट जो है वो जब अम्ल और भस्म आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण को हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो अगर आप आगे देखें आपने पीएच स्केल, मैंने अभी आपको पढ़ाया पीएच स्केल, इसका यहाँ फिर से दिया है। किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलेन अम्लीय होता है, जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पीएच की वैल्यू जो है वो खाली पीएच की वैल्यू आती है या अम्ल आता है या अम्ल का कॉमन नाम आता है कि अम्लों का राजा क्या है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर बात करें सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है तो वो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। और अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर बात NaOH क्या है, वो एक तरह का क्या है? क्षार। क्या है? क्षार, जिसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। फिर रक्त का पीएच क्या होता है? और नींबू का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? नींबू में जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। मधुमक्खी काटने से कौन सा होता है? फॉर्मिक। कौन सा होता है? फॉर्मिक। चींटी के काटने से मिथेनॉइक। तो ये सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है यही आते हैं। रक्त का पीएच क्या होता है? और आपके पेशाब का क्या होता है? यानी पेशाब क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल है वो एसिड है, उसका पीएच वैल्यू तो 7। कितना होता है? 7। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े। है पूरे नाभिक में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था, किसने इसकी खोज की, ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने परमाणु भार के बारे में पढ़ा था। अणु भार की अगर बात करें हम तो किसी पदार्थ का अणु भार वो संख्या, इसके बारे में पढ़ा था। मोल धारणा, किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशि जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या के बराबर है।
मोल की इकाई, मोल का मान जो है, एक मोल किसके बराबर होता है, चाहे वो यानी कि 6.022 इंटू 10 की शक्ति 23 यानी कि 23, यानी कि इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन आर्मी में आ चुका है आपके इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है कि एवोगाड्रो की नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। वैसे तो जो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, वो उसकी होती है परमाणु संख्या। क्या होती है? परमाणु संख्या। लेकिन किसी भी, मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी उसमें क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। मात्र एक जो है हाइड्रोजन, उसमें भी एक उसका नंबर है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु संख्या, और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। अगर आगे हम बात करें तो उसी के चलते आगे जो है जैसे द्रव्यमान संख्या। अब ये जो द्रव्यमान संख्या है ये एक तरह का क्या है कि एटॉमिक मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर। अब इससे बड़े ध्यान से देखें, किसी भी एटम में, जिसकी हम बात कर रहे थे कि किसी भी एटम परमाणु में नाभिक की उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान कहलाता है। मैंने कल आपको ये करवाया था कि मास जो है वो मास किसके बराबर, तो हमने कहा था जो मास है वो उसके अंदर पाए गए जितने वो प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें कहते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये इसका फॉर्मूला है मास नंबर निकालने का, यानी किसी का मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार, यानी कि आर्मी पेपर में लगभग जब से हम तैयारी करवा रहे हैं, मतलब हर दूसरे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन होता था। क्वेश्चन क्या आता था, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जैसे समस्थानिक आइसोटोप, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान, परमाणु को समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप। इस आइसोटोप में आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स की बात कर रहा है जिसमें समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक। इसमें एक क्वेश्चन आता था और हमेशा समस्थानिक सबसे पहला नंबर आता है हाइड्रोजन का, 1H1 1H2 1H3 ऐसे लिखा जाता था। और इसी में यहाँ पे जो है 1H1 इसे बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिनके अगर आपने उसने पहले भी आपको बताया पैरों में क्या आता है, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या आता है? परमाणु क्रमांक पैरों में है परमाणु क्रमांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और इसके सिर के ऊपर जो होता है वो लिखा जाता है परमाणु, क्या लिखा जाता है? परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। जिसमें हमने देखा परमाणु द्रव्यमान, आप द्रव्यमान भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको पैरों में ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ इसका एग्जांपल है 1H1। इसका मतलब साफ है, ध्यान से देखना आपने, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। क्या है? 1। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है? प्रोटॉन। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 0। क्या है? 0। इसे यहाँ इस भाषा में हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इसके 3 आइसोटोप है जिसे बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। यानी कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्रिटियम। यानी कि 3 का ट्रिटियम, 1 का प्रोटियम, 2 का ड्यूटेरियम। तो ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे क्या समझाता हमें, ये बताता है कि ये जो जिसके पैर, आप ध्यान से देखना आपने, जिसका परमाणु संख्या, जिसकी परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, मतलब जिसमें जिन तत्वों में परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन वहां पे उनके नाभिक संख्या, उनके जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोटोप। या दूसरी भाषा में अगर हम बात करें, जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है एक जैसी नहीं है, जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी नहीं है उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या होते हैं? समस्थानिक। इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो ये तो था हमारा समस्थानिक। ये हमने पढ़ा अभी समस्थानिक के बारे में, ये हमारा समस्थानिक है।
और इसमें 3 इसके क्या है यहाँ पे उदाहरण है हाइड्रोजन के। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, 2 तरीके से है। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या आइसोबार में क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान। अब जहाँ पे द्रव्यमान क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान भार क्या हो गया, एक जैसा, और परमाणु संख्या क्या होगी, अलग अलग। फॉर एग्जांपल 18, 40, 19 यानी कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाऊं इसका, तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा आप इसको इसने क्या बोल दिया, ये तो था हमारा आइसोटॉप। क्या था, आइसोटॉप। अब आ गया आइसोबार। क्या आ गया, आइसोबार। आइसोबार। अब इस केस में क्या है, इसका एग्जांपल दिया इसने कि यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या लिया, सेम मास नंबर, आर्गन। क्या लिया, आर्गन। फिर लिया पोटेशियम, फिर क्या लिया, कैल्शियम। क्या लिया, कैल्शियम। दोस्तों ध्यान से देखना, इसके पैर ये 18 है, ये कितना है, 19 है, और ये कितना है, 20। इसके जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसका जो भार है वो कितना है, 40। कितना है, 40। ये भी 40 है और ये भी क्या है, 40। तो ये एक तरह के, इनको इसने नाम दे दिया जिन तत्वों के परमाणु संख्या एक जैसी है, परमाणु संख्या एक जैसी नहीं है, और द्रव्यमान संख्या एक जैसी है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आइसोबारिक। क्या बोलते हैं, आइसोबार। हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक। समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। शाबाश, समभारिक, एक जैसा भार, यानी परमाणु भार है ना, समभारिक। ध्यान देना आपने मेरी बात पे, ऊपर लिखा जाता है भार, क्या लिखा जाता है, भार। समभारिक, जिनका भार आपस में क्या होता है, बराबर। भार क्या होता है, बराबर। अगर इसको वैसे देखें हम, तो आप इस केस में देखें 18 ही इलेक्ट्रॉन है, 18 ही क्या है, प्रोटॉन। अब एक और मजेदार बात है कि जिसमें परमाणु जो संख्या है वो अलग अलग है, और परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या भी जो है वो अलग अलग है, लेकिन वहां पे जो है समान क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, या दूसरी भाषा में आप बोले परमाणु भार। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। तो इसमें यहाँ पे अगर मैं इसी केस मान लो आर्गन का यहाँ पे ले लिया, मान लो हमें इसका निकालना है न्यूट्रॉन। का निकालना है न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, 0, उदासीन होता है। यहाँ पे प्रोटॉन आ गए, माइनस क्या आ गया मेरे साथ, यानी कि ये मेरे पास, सॉरी ये हम लिखते थे जेड, मैंने जेड लिख लिया, परमाणु भार बराबर है प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे जेड माइनस पी पॉजिटिव, तो जेड क्या था, 40 माइनस पी कितना है, 18, तो कितने आ गए, 22। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई इसमें, 22। कितनी आई, 22। सीधा ही है, इसको इसमें से घटा दो, सीधा ही, ठीक है। आपने सीधा याद रखना, इसको इसमें से घटा दो, आपके पास क्या बच जाता है, न्यूट्रॉन। क्या बच जाता है, न्यूट्रॉन, अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो उसके बाद ये तो था हमारा आइसोबार। उसके आगे जो है हमारे पास आ गया यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक। अब आ गया सम न्यूट्रॉनिक, जिसका मतलब होता है आइसोटॉप। क्या होता है, आइसोटॉप। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे 1h3, 2h, 2he4, 2 परमाणु के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। आपने सीधा याद रखना, इसका नाम है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें सम का मतलब बराबर, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है उसे हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। याद हो गया आपको, याद हो गया, यस सर। आपने सीधा याद रखना ये। उसके बाद है हमारे पास सम इलेक्ट्रॉनिक। ये सीधा याद रखना, सम का मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जितने भी हमारे पास, चाहे यहाँ पे सोडियम का पॉजिटिव लिखा गया है, मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था कि जिन तत्वों पे पॉजिटिव साइन लिखा है उसका मतलब है उन्होंने दिए हैं, उन्होंने दिए हैं। जिस पे नेगेटिव साइन है उसने लिए हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी के चलते यहाँ पे नियॉन है, ये सोडियम है।
अब नियोन का एटॉमिक नंबर जो है 10, तो इसका जो है सोडियम का होता है 11 होता है 11, लेकिन इस पे लिख दिए पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसने 1 दे दिया। तो अब कितने बच गए 10, कितने बच गए 10। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसने 2 दे दिया, अब कितने बचे 10, और इसमें कितने थे 13, इसने 3 दे दी, कितने बच गए 10। इन सब में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, जिन सब में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ गया? यस सर। आगे हम बढ़े, अगला जो कांसेप्ट है वो है गैसों का आचरण। गैसों का आचरण सिर्फ आपको आर्मी में क्वेश्चन क्या आएगा मैं उसकी बात करूंगा। क्वेश्चन आता है कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है? क्या है बॉयल का नियम किससे संबंधित है? तो आपने सीधा याद रखना, गैस की नियत मात्रा को आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको क्या होते हैं बॉयल्स नियम। क्या होते हैं बॉयल्स नियम। अगला है चार्ल्स नियम। क्या है चार्ल्स नियम? जो गैसों के टेम्परेचर के साथ यानी कि दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा में आयतन से परम मतलब हाईयर टेम्परेचर, आपने सीधा याद रखना है गैसों से अगर संबंधित है बॉयल है। एवोगाड्रो नंबर जो है समान ताप दाब पर सभी गैसें समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। ये लाइन आपने याद रखनी है सिर्फ कि यहाँ पे एवोगाड्रो क्या बोलता है कि जितनी भी गैसें हैं, हमने पढ़ा था वहां पे, हमने पढ़ा था ठोस द्रव गैस पदार्थ कितने रूप है, कितने वर्गीकरण है 3 ठोस द्रव और गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस में समान ताप दाब पर सभी गैसें समान आयतन में परमाणु की संख्या क्या होती है समान। क्या होती है समान। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है 22.4। ये याद रखना आपने, कितना होता है 22.4 एक अणु का आयतन। और इसमें याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक इसमें कितने लीटर होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम अणु में कितने लीटर होते हैं 22.4 लीटर। क्या होते हैं 22.4 लीटर। और उसमें कितने अणु होते हैं 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23, जो उसमें क्या होते हैं अणु। क्या होते हैं अणु। अगला क्वेश्चन, गैसों का विवरण घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वृद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने स्वाभाविक क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। जब ये आपस में मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं दो जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। आपने इसको समझते जाना है क्योंकि जो आपका पेपर है वो स्मार्टनेस से भरा होगा, बड़ा आसान पेपर आएगा, लेकिन उसको वही कर पाएगा जिसका कंटेंट जो होगा वो क्लियर होगा। तो अगला जो है उसमें है ग्राहम की गैसीय विवरण या आपका लेवल है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सीधा याद रखना कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया, ये क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो पेपर में आया तो क्या नाम आएगा मैंडली। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आवर्त नियम किसने दिया, तत्वों का आवर्त नियम किसने दिया मैंडली। किसने दिया मैंडली ने। मैंडली द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, यानी कि उसमें रो भी है और उसमें वर्टिकल यानी कि ग्रुप एंड पीरियड। क्या होता है उसको ग्रुप एंड पीरियड। तो इसमें जो पीरियड है जो ग्रुप है वो ऊपर से आते हैं नीचे को वर्टिकल और पीरियड कैसे आते हैं नीचे से। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। कैसे होता है क्या है दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा ट्रांजिशन मेटल, वो अलग अलग है, वो आपका लेवल ही आपको उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है और तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्तन फलन होते हैं। यानी कि आपने याद रखनी मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। तत्व सारणी किसने दी, आवर्त सारणी किसने दी मैंडली। और यहाँ पे ये सारणी किसके आधार पर बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर परमाणु क्रमांक के आधार पर। और इसमें आवर्त सारणी की संख्या 7 और वर्ग की संख्या क्या होती है 9। आगे है इलेक्ट्रॉन बंधुता या आपका लेवल ही, फिर से मैं वही बात कर रहा था। यानी कि अगर आप बात करें तो आवर्त सारणी में कितने हैं नेचुरल जो है वो जो है 92। कितने हैं 92। उसके बाद जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे या तो मैनमेड हैं, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल हैं। उसमें जो नेचुरल जो तत्व है उसकी संख्या मैंने अभी आपको बताई। परमाणु संख्या से लेकर लैंथेनाइट एक्टिनाइट भी इसमें पड़ता है, ये आज तक पेपर में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सबसे अधिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने लाइन लिखा, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस क्लोरीन में होती है। ये क्यों होती है ध्यान से समझना आपने। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12।
इसका मतलब सीधा है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 17। कितने हैं? 17। और इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 17। कितने घूम रहे हैं? 17। और इसका जो है उसके साथ जो रिलेशन है बहुत जबरदस्त है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। अपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो आवेश जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बंधुता है वो किसकी है? क्लोरीन। किसकी है? क्लोरीन। याद रखना आपने, किसकी है? क्लोरीन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन। किसकी होती है? क्लोरीन। आगे जो है ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परमाणु को जिसे साझेदारी इलेक्ट्रॉन जोड़ी अपनी ओर खींचता है उस तत्व को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसने लिया वो नेगेटिव है, जिसने दिया वो पॉजिटिव है। लेकिन जिसमें खींचने की क्षमता है, एक बंध बना है आपस में, कोवलेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, उसको जो अपनी तरफ खींचता है या फिर वो आयनिक बॉन्ड है, तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? क्लोरीन। लिख लेना आपने कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक तत्व कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे चले, आगे है हमारा रासायनिक बंधन। तो बंधन की अगर बात करें आपने सीधा याद रखना, एटॉमिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कोवलेंट में बराबर शेयरिंग होती है, जब दो एटम आपस में बराबर करते हैं तो कोवलेंट, लेकिन अगर कम ज्यादा करते हैं तो आयनिक। क्या होते हैं? आयनिक। इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। उसके आगे हम चलें तो ऑक्सीजन, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो है हमारा, ये कर लिए था आपने। अब आ गया हमारा अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें आप कि कुछ प्रमुख अवकारक, यानी कि रिड्यूडेंट, तो ये आपके लेवल का नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये होती है। लेकिन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण में हम पढ़ेंगे अभी, पीएच स्केल हम पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम बात करें एलोट्रोपी। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपरूप। क्या बोलते हैं? अपरूप। कहते हैं अपरूपता। क्या कहते हैं? अपरूपता। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। सबसे कठोर धातु हीरा, सबसे कठोर धातु है हीरा। ग्रेफाइट धातु है, ये धातु है ना, अधातु। अब इनमें दोनों कार्बन के अपरूप है, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है। आपको पता है हीरा, कोयले की खानों से निकलते हैं हीरे, इतना संपीड़ित हो जाता है कार्बन कि वो एक क्या निकलता है? हीरा। क्या निकलता है? हीरा। माता पिता और गुरु की डांट से हमेशा हीरे ही निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हीरे। क्या निकलते हैं? हीरे। तो ये कार्बन जो है उसको बिल्कुल संपीड़ित करके जो बनता है हीरा बनता है, और यही इसी का रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन कई बार आर्मी में इसमें आ चुका है। तो इसमें इसे बोलते हैं एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी। आगे आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ईंधन जो है दोस्तों, वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं ईंधन। क्या बोलते हैं? ईंधन। जब ईंधन कोई भी पदार्थ है हवा में जलकर, यानी कि ईंधन को जल पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? हवा। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि ईंधन को जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा। ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन। ईंधन को जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अन्य अनावश्यक उत्पाद पैदा नहीं करता है उसे बोलते हैं ईंधन। क्या बोलते हैं? ईंधन। किसी ईंधन का ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम की वायु को ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात उत्पन्न होती है। उसके बाद है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ईंधन का नाम है कोयला। क्या आया? कोयला। प्राचीन है। कोयला बनता कैसे? कोयला क्या है कि हजारों करोड़ों सालों से धरती पे उथल पुथल होती रही, और जितनी बार ये उथल पुथल हुई
तो जितने भी धरती पे जितने भी अवशेष जो कार्बन के थे, जो कार्बन के बने हुए थे, वो सारे के सारे जब मिट्टी में दब गए तो दबने के कारण उनका जो है वहां पे संपीड़ित होके उसने अपने आप को बदल लिया। उस बदले हुए रूप को हम बोलते हैं कोयला। क्या बोलते हैं? कोयला। सबसे बढ़िया कोयले का नाम क्या है? एंथ्रासाइट। जितनी कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी उतना कोयला बढ़िया होगा। बहुत बार पेपर में ये आ चुका है कोयले पे क्वेश्चन। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास बिटुमिन कोयला। कौन सा कोयला? बिटुमिन। ये मुलायम कोयला होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि मुलायम कोयले का नाम क्या है? बिटुमिन। क्या है? बिटुमिन। इसमें कार्बन की मात्रा है 70 से 85। उसके बाद है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक रहती है और इसे हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। आगे दोस्तों, तो ये तो था हमारा कार्बन। क्या था? कार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास, उसका नाम है द्रव ईंधन। क्या है? द्रव ईंधन। दोस्तों द्रव ईंधन में क्या है? द्रव ईंधन में मैं आपको इससे पहले बता दूं, आपने एक भंजन प्रक्रिया पढ़ी होगी, एक पेट्रोल जो तेल भंजन की क्रिया है। आपको बता दूं विश्व की सबसे बढ़िया टेक्निक तेल के असंबंधन की जो थी, तेल के भंजन की जो थी, वो भारत के पास थी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे एक लंबा सा ऐसे चार्ट बना के उसमें से फिल्टर से लगे होते थे, ऐसे फिल्टर होते थे। अब आपको बता दूं ये ऑयल जो होता है, सबसे नीचे वाला ऑयल जो होता है वो होता है कैरोसिन। कौन सा होता है? कैरोसिन। उसके ऊपर आता है डीजल, उसके ऊपर आता है पेट्रोल, ठीक है, और उसके ऊपर आता है लिक्विड एलपीजी। जितना इस रेशो में ही चलता है, यानी क्वालिटी ऑफ ऑयल। तो सबसे बढ़िया द्रव ईंधन में सबसे बढ़िया जो आप यूज करते हैं गाड़ियों में, वो माना जाता है पेट्रोल। क्या माना जाता है? पेट्रोल। उसके बाद माना जाता है डीजल, उसके बाद कैरोसिन तेल और अल्कोहल, स्प्रिंट। ये सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। यानी कि जो आपकी अल्कोहल है, जो आप पीते हैं, ठीक है, आप नहीं पीते, सॉरी, आपके वो पूरे आगे पीछे वाले पीते होंगे, तो जो पीते हैं अल्कोहल उससे भी आग जलाई जा सकती है। स्प्रिट जो आप मेडिकल में यूज करते हैं उससे भी आग जलाई जा सकती है। तो इसके आगे है आपका गैसीय ईंधन। कौन सा ईंधन है? गैसीय ईंधन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक गैस। क्या आता है? प्राकृतिक गैस। अब आपने ध्यान से समझना इसको एक बार। प्राकृतिक गैस वो पेट्रोलियम कुआं से निकलती है जिसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। क्या रहता है? मीथेन। तो याद रखना पहला ही क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो मुख्य रहता है वो रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखना आपने। तो जो आपके घरों में प्रयुक्त होती है द्रवित गैस, उसका एलपीजी कहते हैं और उसमें मुख्यतः होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रह जाएगा आपको? एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी की अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर के यौगिक में मिथाइल कार्बोनेट डाला जाता है। ध्यान देना आपके घरों में जो एलपीजी होती है उसमें एक दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध किसकी होती है? वो सल्फर के यौगिक की होती है। किसकी होती है? सल्फर की। इसे बोलते हैं मिथेनाइल मरकप्टेन। क्या होते हैं? मिथाइल। ये जो है आपके सिलेंडर में यूज होती है, इसलिए कि अगर कहीं लीक हो जाए तो आपको एकदम से पता चल जाए कि आपकी एलपीजी क्या हो रही है? लीक। क्या हो रही है? लीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया आपका गोबर गैस। क्या आ गया? गोबर गैस। गोबर गैस में अगर आप बात करें गोबर गैस में, तो गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सूखा से जलती है। आपके इर्द गिर्द घरों के आसपास आपने देखा होगा, आपके वहां पे गोबर गैस लगा होगा। मैंने गोबर में आप देखें कि वहां पे मीथेन गैस बनती। कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस। अगर आप आगे देखें तो इसमें है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस है? प्रोड्यूसर गैस। ये गैस लाल तप्त को पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करती है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्रोड्यूसर जो गैस है इसका आपको सीधा याद रखना है, इसमें नाइट्रोजन है और साथ में क्या है? N2 + CO2 और +CO। अगर आप सीधा याद रखें
तो आप याद रख सकते हैं CO, N2 प्लस CO। क्या लिखेंगे आप? N2। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, आप ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस CO। इसे क्या बोलेंगे आप? प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। आगे आता है जल गैस। क्या है? जल गैस। इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस हम इसे बोलते हैं। वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन ऑक्साइड इसमें रहती है आपके 4.5%। इसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। इसका फॉर्मूला भी सीधा सीधा है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आप ये तो H2CO जो है उसे हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। ऐसा पेपर में आ चुका है कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, तो सीधा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज द कोल गैस। क्या बोलते हैं उसको? कोल गैस। इस कोल गैस में आप देखें, ये कोयले के भंजन के आसवन से बनाई जाती है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ये वायु में विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% जो है हाइड्रोजन, 35% मीथेन है और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड है, 5% इसमें हाइड्रोकार्बन है। तो इसे हम बोलते हैं कोल गैस। क्या बोलते हैं? कोल गैस। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। अग्निवीर में ऐसे क्वेश्चन लगातार आर्मी में आते रहे, चाहे वो आपका GD है, क्लर्क है, आपका एयरफोर्स है, नेवी है, कोई भी एग्जाम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है धातुएं। क्या आता है? धातुएं। हाइड्रोजन, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक प्रदान करते हैं, धातु कहते हैं। सीधा सीधा कह दिया इसने कि जो तत्व पॉजिटिव यानी कि जो देता है, जो तत्व देता है, उसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। शीशे की ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। अगली लाइन इसने लिखी यहाँ पे कि शीशा जो होता है उसकी विद्युत चालकता और ऊष्मीय दोनों क्या होती है? सबसे कम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे खनिज। क्या है? खनिज। सॉरी, अगला यहाँ पे खनिज है। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। याद है मेरी बात, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और खनिज हिंदी में बोलते हैं खनिज। अच्छा, अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं का सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है, अयस्क। और बोलते हैं, क्या होता है? और ऐसी धातुएं जिसमें से धातु निकलती है, इनके बीच में से धातु निकाली जाती हैं, उसे हम बोलते हैं और। आगे है गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। क्या बोला? गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? गैंग। आगे आ गया धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातुमल। उसके बाद आ गया भर्जन, रोस्टिंग हम जिसे बोलते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में द्रवांक के नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें अशुद्धि ऑक्सीजन आश्रित हो जाए। यह शुद्ध लेप ये नहीं आता। सबसे भारी धातु, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु जो है उसका नाम क्या है? ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। तो इसका पूरी लाइन क्या बनी? सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे हल्की सबसे कठोर प्लेटिनम। कौन सी है? क्या लगाता है? जस्ता। क्या लगाता है? जस्ता। लोहे एवं इस्पात को अगर जंग लग जाए तो उस पर जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे होते हैं यशद लेपन। क्या होते हैं? यशद लेपन। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया कि जंग लगने पर क्या लगाया जाता है? जस्ते का। अब ये कहता है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। बेरियम किसके कारण होता है? बेरियम। बेरियम के कारण क्या होता है? उसमें हरा रंग होता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। किस कारण? स्ट्रोंशियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। कौन सी है? लिथियम। इंपॉर्टेंट है, सबसे हल्की धातु जो है किसको कहा जाता है? लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक भी इसको ही हम बोलते हैं। कहता है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं, यानी कि चमकदार धातु है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और मरकरी। कैंसर के रोग के इलाज के लिए किसके समस्थानिक का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। कैंसर के रोग के लिए किस धातु का यूज होता है? कोबाल्ट। किसका यूज होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग जो है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। गैलियम धातु के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बारूद में
75% जो है नाइट्रेट, पोटाश नाइट्रेट, 10% गंधक, 15% चारकोल और अन्य पदार्थ होते हैं। अगली लाइन है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, आधा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। सबसे ज्यादा शुद्ध लोहा कौन सा है? पिटवा लोहा। क्वेश्चन आ चुका है, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? पिटवा लोहा। अगर आगे बात करें हम यहाँ पे, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। अधिकता से लोहमयता। क्या होता है? लोहमयता। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा के श्वेत का, यानी कि अगर टिन ज्यादा कर दी जाए तो कांसा जो है वो क्या हो जाता है? सफेद। क्या जाता है? सफेद। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। चूहे की दवाई जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। क्या रहता है? जिंक फॉस्फाइड। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। किसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AgNO3। क्या है? AgNO3। इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड AgI क्या है? AgI। इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। और ये सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl इसका होता है और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही। तो कई बार क्वेश्चन आता है, मतदान केंद्र में किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी मात्रा है AgNO3। यानी कि मतदान केंद्र में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का प्रयोग होता है। चांदी और चांदी मिलाई जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट। आयरन पायराइड को झूठा, किसको झूठा सोना कहा जाता है? आयरन पायराइड। आयरन पायराइड यानी FeS2 को क्या बोला जाता है? आयरन झूठा सोना। क्या बोला जाता है? झूठा सोना। सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लैटिनम। किसको बोलते हैं? प्लैटिनम। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्विक सिल्वर। पारा जो होता है Hg, पारे को हम क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। विद्युत गण में प्रयुक्त होने वाले स्विच तार किससे बना होता है? लेड और टिन। लेड और टिन किससे बना होता है? लेड और टिन। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशा धातु। आगे हम बात करें तो यहाँ ISR क्या है? ISR पहले के पेपरों में, यानी कि आज से 4-5 साल पहले ये ISR लगातार पेपर में आते रहे और इनमें सबसे ज्यादातर जो आता रहा पेपर में वो आता था बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। क्लोराइड किसका है? एल्यूमिनियम का। साधारण नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। और ये किसका यशक है? सोडियम। किसका है? सोडियम। NaCl किसका यशक है? सोडियम। उसके बाद तक अगर बात करें आगे तो पोटेशियम का क्या था? नाइटर। क्या था? नाइटर। मैग्नीशियम में आता था डोलोमाइट। क्या आता था? डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका है? मैग्नीशियम। उसके बाद बात करें यहाँ पे कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का भी है। किसका है? जिप्सम। जिप्सम। हाँ, ये जिप्सम कई बार आया। कैल्शियम गैस का नाम क्या है? जिप्सम। तांबे का आता था ज्यादातर क्यूपराइड। क्या था? Cu2O किसका यशक है? तांबा। किसका है? तांबा। तांबे का मात्रक क्या है? Cu। क्या है? Cu। सबसे पहले आपने कम से कम 30 जो है जो आपको मात्रक आने चाहिए सब, ठीक है, उसके हम लिखवा देंगे आपको आज। उसमें हाइड्रोजन है। सबसे पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, नंबर 9 पे कौन सा है? नंबर 10 पे, नंबर 11 पे, नंबर 12 पे, नंबर 13 पे, नंबर 14 पे कौन सा है? सिलिकॉन। नंबर 15 पे, नंबर 16 पे सल्फर। सल्फर क्या सा है? सल्फर। नंबर 17 पे, नंबर 18 पे, नंबर 19 पे, नंबर 20 पे कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। इस तरह आपको याद होने चाहिए पेपर, क्योंकि ये आ चुका है। उसका अगर बात हम करें, रूबी सिल्वर किसका यशक है? सिल्वर। किसका है? सिल्वर। उसके बाद है सोना। तो सोने में जो इसका है वो है क्लावेराइट का है। क्या है? कालगराइट। बेरियम का बेरेटाइट। जिंक का है जिंकेटाइट।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पारे का ऐसा क्या है, सिनेबार। क्या है? सिनेबार। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, जिसका नाम है सिनेबार, HGS, दैट इज सिनेबार। 3 का क्या है, एसिट्राइट, SNO2। लेड का है गैलना, क्या है, गैलना। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके एंटीमनी है, कैडमियम है, हेमेटाइट बहुत बार आ चुका है पेपर में। किसका है, आयरन। लोहे का क्या है, मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा। हेमेटाइट। क्या है, पेपर में जो आया वो है हेमेटाइट। कौन सा आया, हेमेटाइट। उसके बाद अगर बात करें हम तो कोबाल्ट का क्या है, और यहाँ पे क्रोमियम का क्या है, क्रोमाइट। क्या है, क्रोमाइट। और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका है, यूरेनियम। यूरेनियम का। किसका है, यूरेनियम। किसका है, यूरेनियम। आगे हम बात करें धातुएं, अधातुओं और उनके यौगिक का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आयोडीन, आयोडीन जो है कीटाणु को मारता है, कीटाणुनाशक है, दवाई में प्रयोग किया जाता है। जब आप दवाई लगाते हैं तो उसमें आयोडीन, पावडीन आप यूज करते हैं। औषधियों के उत्पादन में और टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में किसका प्रयोग होता है, आयोडीन। किसका होता है, आयोडीन। आयोडीन किस फैमिली का है, हैलोजन फैमिली का। किसका है, हैलोजन फैमिली का। और सबसे लास्ट का है आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन जो है बहुत जगह यूज की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें जो आपके पानी में यूज होता है, पानी को साफ रखने में क्लोरीनेशन हम उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्लोरीनेशन जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मस्टर्ड गैस में, ब्लीचिंग पाउडर में, कपड़ों और कागजों को विरंजित करने में, यहाँ किसका यूज होता है, क्लोरीन। किसका यूज होता है, क्लोरीन। सल्फर की अगर बात करें कीटाणुनाशक के रूप में, रबड़ वल्केनाइट नाइज करने में और बारूद में बनाने में औषधि के रूप में सल्फर का प्रयोग होता है। उसके बाद हम बात करें फास्फोरस। आपकी जो दिया सलाई होती है उसमें लाल फास्फोरस जो है उससे क्या बनता है, आपकी माचिस बनती है। श्वेत फास्फोरस से चूहे मारे जाते हैं। श्वेत फास्फोरस जो है दवाइयों में भी पड़ता है और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाटर गैस जिसकी मैं बात कर रहा था मैंने वहां भी आपको पढ़ाया, CO+H2, या अगर H2+CO आप लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और वेल्डिंग के कार्य में भी यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ईंधन के ये जो है ये ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है और वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाया सो इंपॉर्टेंट है। कोल गैस जो है ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी के चलते अगर हम आगे थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2। क्या है, CO2। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि जो हम पानी पीते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। हार्ड स्टील के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। हीरा आभूषण निर्माण में और कांच काटने में, कांच भी काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरा। सबसे कठोर धातु जो तत्व है क्या नाम उसका, हीरा। क्या है, हीरा। हीरा जो है कार्बन का ही बना है। जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, रबड़े के उद्योग में भी, कपड़ों की रंगाई में भी किसका प्रयोग होता है। मरकरी में क्या डाला जाता है, सॉरी मरकरी थर्मामीटर में डाला जाता है सिंदूर बनाने में और किसमें, अमालगम में। आपने याद रखना Hg, क्या गया Hg+, जिसमें Hg मिलाया जाता है उसे बोलते हैं अमालगम। क्या बोलते हैं, अमालगम। सिंदूर बनाने में थर्मामीटर में यही डाला जाता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में ये जो आपका टॉपिक अभी चल रहा है ये लगातार यहाँ से क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन आंसर है वो है आपका CaOCl2। क्या है, CaOCl2। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योग में, उपायचक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में ये क्या किया जाता है, यूज ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्ति बनाने में काम आता है, शैलेश चिकित्सा में आता है, छतों की दीवारों पर आता है, कुछ चिकना बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रहेगा आपको क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे अगर बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? चूना। क्या बनता है? चूना। उसके बाद टूथपेस्ट मंजन, क्या होता है? टूथपेस्ट मंजन। और सीमेंट के उद्योग में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी आगे हम बात करें कॉपर, बिजली की तार बनाने में, बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है? कॉपर। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सो इंपोर्टेंट, ये भारी जल, बहुत बार पेपर में आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम D2, बहुत बार पेपर में आ चुका है। डी भारी जल का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? D2। और इस कहां डाला जाता है? नाक की प्रक्रिया को कम करने के लिए, उसको मंथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? D2 का। ये ड्यूटेरियम यौगिक के निर्माण में भी होता है। भारी जल क्या होता है? भारी जल। उसके आगे है सोडियम, क्या है? सोडियम। जो सोडियम जो है इससे क्या बनता है? होता है पेरोक्साइड। मिश्र धातु, किसी धातु का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। इसका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसी सामान्य मिश्र धातु इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपके सामने। मिश्र धातु जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना। जो अभी टॉपिक चल रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। जो पिछला धातु से जब टॉपिक शुरू हुआ तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है। वहां से लेके यहाँ तक क्वेश्चन आना ही आना, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो। पीतल किसका मिश्रण है? किसका है? कॉपर और जिंक। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन। कॉपर और टिन का किसका है? कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल। अच्छा, गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट, किसका है? कॉपर, जिंक है और टिन है। क्या क्या बनाता है? तोप, गियर, बेरिंग, इन सब से क्या बनाता है? गन मेटल। किससे बनता है? ये गन मेटल। और रोड, सस्ते आभूषण किससे बनते हैं? रोड से। किससे बनते हैं? रोड से। आगे आप देखिए डेल्टा मेटल क्या है? जहाज के पंखे बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कॉपर, जिंक, आयरन। टांका किससे लगाया जाता है? शीशा। किससे लगाया जाता है? शीशा। किससे लगाया जाता है? शीशा। टीन और लेड। लेड। तो मैं अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आर्मी में आ चुका है तो वो ये है टांका लगाने वाला, ये गन मेटल है सबसे ज्यादा है, और साथ में पीतल। ये तीन क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में आ चुके हैं कि इनके मिश्र धातु के नाम बताइए। समझ आ गया आपको? तो ये सीधा आपको याद करना, समझने वाली कोई चीज है नहीं यहाँ पे। आगे है इस्पात। क्या है? इस्पात कहता है कि लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु को इस्पात कहते हैं। स्टेनलेस स्टील इस्पात 18% तक क्रोमियम और निकल होते हैं। टंगस्टन इस्पात 15 से 20% टंगस्टन होता है। हम बात करें अगर यहाँ से पेपर में आता है तो आपका जो फ्यूज होता है किससे बना होता है? किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे कोबाल्ट इस्पात की बात करें हम, ये ठीक है, ये आपका लेवल यहाँ पे नहीं। आगे चले हम तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास अमलगम। 12 के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। आगे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसका नाम है, और जिसमें से 11 गैसें हैं। कितनी है? 11 गैसें। जिसमें एक द्रव है, शेष 10 क्या है? ठोस। कौन सी धातु है जो गैस जो लिक्विड है? मरकरी धातु। क्या धातु? मरकरी तो धातु थी, ठीक है। ब्रोमीन, क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। पहले मैंने एक दिन आपको करवाया था और ये क्वेश्चन आया पेपर में बहुत बार कि ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव्य में पाई जाती है? क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। सबसे पहले हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? सोडियम, ड्यूटेरियम। ये पेपर में आ चुका है, आपको सीधा लिखेंगे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्या बनता है? इसको क्या बोलते हैं? भारी जल। आगे भारी जल की खोज कब की गई? 1932। यूरे और वर्शमैन ने। भारी जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? मंडक के रूप में। कहाँ होता है? मंडक के रूप में। ड्यूटेरियम का यौगिक बनाने में और ट्रेसर के रूप में, और आयनिक और अन्य हाइड्रोजन विभेद करने में किसका प्रयोग होता है? भारी जल का, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम बात करें मृदु और कठोर जल। क्या है? मृदु और कठोर जल। मृदु होता है आपका सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो इसमें साफ बात है
वो जल जो आपको आसानी से झाग देता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर। जो पानी आपको आसानी से झाग नहीं देता है उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। जल की कठोरता के दो प्रकार होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। जल की कठोरता किस कारण होती है? ये क्वेश्चन बड़ी बार आया। तो जल की कठोरता जो होती है आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, उनके साथ उनके कारण क्या होता है? पानी होता है अस्थायी कठोर। क्या होता है? अस्थायी कठोर। और इस अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बुझा चूना, दूधिया चूना भी डाला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बुझा चूना, जिसका फॉर्मूला CaO। क्या है? CaO। स्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर होती है तो इस प्रकार की कठोरता को स्थायी कठोरता कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि लवणों के घुलनों के कारण होती है। नंबर 8 नेक्स्ट, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी अस्थायी दोनों कठोरताएं चली जाती हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की प्रमुख विधि का नाम है परमिटिट। क्या है? परमिटिट। इसका नाम है परमिटिट। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भी एक तरह की क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? धातु की अधातु? ऑक्सीजन गैस है तो गैस है। धातु क्या? धातु। नॉन मेटल क्या है? सर जी समझ आ रहा है? यू आर द साइंस स्टूडेंट, देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट, दे आर साइंस स्टूडेंट, दैट डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। वायुमंडल का 70% क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया किसका प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। किसका है? नाइट्रोजन। उसके बाद आपके जो आपके प्रोटीन होता है शरीर के लिए सबसे निर्माण कार्य जो करता है प्रोटीन, उसमें सबसे ज्यादा क्या आता है? आयरन। उसमें सबसे आता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। एमिनो अम्ल से बना होता है और प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। फास्फोरस ये हड्डियों और जीव कोशिकाओं के डीएनए में उपस्थित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हड्डियों में फास्फोरस मनुष्य की हड्डियों और कोशिकाओं के डीएनए में होता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, ये फास्फोरस के अपरूप है। किसके अपरूप है? फास्फोरस के। किसके अपरूप है? फास्फोरस के। नेक्स्ट हमारे पास है जो हैलोजन। क्या है? हैलोजन। यानी कि एक हैलोजन फैमिली है जिसका पहला नाम है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे पहले क्या है? क्लोरीन का ब्रोमीन। फ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। क्वेश्चन आज का फ्रियोन किसे कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किसमें डाले जाते हैं? आपके रेफ्रिजरेटर में। किसमें होते हैं? रेफ्रिजरेटर। आपको याद होगा यही चीज जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली होती है, उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत को टेफ्लॉन से बना होता है, जो आप यूज करते हैं वो किसका बना होता है? टेफ्लॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसा के पेट्रोल में मिलाया जाता है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस। क्या है? निष्क्रिय गैस। इसको होता है नोबल गैस। क्या होता है? नोबल गैस। दोस्तों नोबल गैस के बारे में आपको बताऊं, नोबल वो गैस है, वो तत्व है जो ना तो लेते हैं ना देते हैं। ना तो लेते हैं ना तो देते हैं। जो तत्व ना देते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नोबल गैस। ये बिल्कुल अपने आप में तृप्त होते हैं और ये सारे के सारे क्या है? गैस। क्या है? गैस। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडॉन को छोड़कर बाकी सब कहां पाया जाता है? वायुमंडल। हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस होती है। इसका प्रयोग गुब्बारे भरने में। इन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए यूज की जाती है। ठंडी वायु नाद की भट्टी में द्रव हीलियम का प्रयोग निमन ताप प्रयोगों में निमन तापी अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नियोन का प्रयोग, आप देखेंगे जो बल्ब होते हैं, क्वेश्चन आता है ये, बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। कौन सी होती है? नियोन। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट। क्या है? सीमेंट। दोस्तों सीमेंट जो है वो किससे बना होता है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। किससे बना होता है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, दोबारा बोलना। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी। ठीक है होता है। सीमेंट मुख्यतः प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। नेक्स्ट है कांच। क्या है? कांच। कांच साधारण कांच, सिलिकॉन, सिलिका ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन है। कांच अक्रिय स्टीलीय ठोस के द्रव में एक अतिशीतित द्रव है।
रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, रेशेदार कांच का किससे क्या बनता है? उससे बुलेट प्रूफ जैकेट। कांच का रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाते हैं? धातुओं के यौगिक। नेक्स्ट है आपका साबुन। क्या है? साबुन। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल पोटाश लवण होते हैं, मुलायम होते हैं। ये केवल आता है कि साबुन किससे बनता है? वसा और पोटाशियम, वसा और पोटाशियम। डिटर्जेंट एंजाइम हुआ मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई भी कहते हैं। तो ये तो था। प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दी जाए तो विषैली गैस जो है पॉजिटिव के रूप में बदल जाती है। मिट्टी के क्षारकों को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पानी स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटाशियम क्लोराइड सर्वाधिक प्रयोग होता है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं जिसका फार्मूला है N2O। क्लोरीन गैस फूलों को रंग को उड़ा देती है। सुरक्षित ड्रेस सिलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है जिसका फार्मूला है NH3Cl। क्या है? NH3Cl। सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसिड का प्रयोग किया जाता है। सिरके के एसिटिक अम्ल को CH3COOH पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है FCl। क्या होता है? FeCl। समुद्री घास में आयोडीन पाई जाती है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। जय हिंद।